Hello students, this is our third lecture on matter in our surroundings. This lecture contains terms related with the interconversion of state of matter. Second is the role of temperature and pressure. Now start terms related with the interconversion of states of matter. मैटर के स्टेट में जो चेंज होता है वैसे टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट इज मेल्टिंग. What is melting? The process of conversion of matter from solid state to liquid state is called melting और fusion. वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट से मैटर लिक्विड स्टेट में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न. दोनों की मीनिंग सेम है. जैसे सॉलिड को हमने हीट किया तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे मेल्टिंग. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कॉज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ अ यूनिट mass of a solid into liquid at this melting point is called the latent heat of a fusion of that solid. एक यूनिट सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने में उसके मेल्टिंग पॉइंट पर हीट के क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ दैट सॉलिड. और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का यूनिट क्या होता है? किलो जूल पर किलोग्राम. इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं किलो जूल केजी इनवर्स या फिर किलो जूल पर केजी. If mass of solid is a 1 gram, then the latent heat of fusion is expressed in. अगर सॉलिड का मास अगर हम लोग 1 ग्राम लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन दिस वे: जूल्स पर किलोग्राम और जूल पर ग्राम या फिर जूल ग्राम इनवर्स, है ना. ये है जूल ग्राम इनवर्स और ये है जूल पर ग्राम. नेक्स्ट है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पे एक क्वेश्चन. व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द हीट इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड, देन वेयर डज द सप्लाइड हीट एनर्जी गो? जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन कंटिन्यूअसली हीट तो सप्लाई हो रही है, तो वो जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो हीट एनर्जी कहाँ चली जाती है? इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है. इसका आंसर है एट द मेल्टिंग पॉइंट द सप्लाइड हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स and convert the solid into liquid at constant temperature. देखिए, मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड मेल्ट होना तो स्टार्ट हो जाता है ना. जैसे ही सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद भी उसमें तो कंटिन्यूअस हीट सप्लाई की ही जा रही है. तो जो सप्लाइड हीट एनर्जी है वो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको वो ओवरकम करने लगता है, उसको कम करने लगता है, और उसको धीरे धीरे जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उसको वो लिक्विड में चेंज कर रहा होता है. तो जो वो सप्लाइड हीट है वो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो उसको कम कर रहा है, और कम करके सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहा है. तो सारी जो हीट एनर्जी है वो वहीं लग रही है. बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव अ मोर एनर्जी दैन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. और इसी प्रोसेस के कारण जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है और सॉलिड के पार्टिकल्स में कम होती है. सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होती है. देखिए, जैसे ये आइस है, ठीक है, आइस को हीट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी हीट एनर्जी उसे मिल रही है तो वो वाटर में चेंज हो रहा है. तो जो वाटर में चेंज हो रहा है तब उस समय आइस की जो
एनर्जी है वो लो एनर्जी है, ठीक है। और इसे जो हीट मिल रहा है वो हीट आइस के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसे वो कम कर रहा है और उससे वो सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड में चेंज कर रहा है ना, सॉलिड को वो लिक्विड में चेंज करने में हेल्प कर रहा है। तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें हाई एनर्जी है और सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें लो एनर्जी है ना। फॉर एग्जांपल आइस को जब हम लोग हाथ में रखते हैं तो जैसे जैसे आइस पिघलने लगता है तो वो हाथ में एक जलन हमें महसूस होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आइस है वो हीट एनर्जी ले रहा है और जो वो हीट एनर्जी है वो आइस के बीच में जो पार्टिकल्स है उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उससे वो कम कर रहा है ना। इसलिए वाटर पार्टिकल्स में वो हीट एब्जॉर्ब है। इस कारण से हमें कुछ टाइम के बाद जब हाथ में हम लोग आइस रखते हैं तो हाथों में जलन होने लगती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? यूरिया है, जिसे हम लोग खेतों में एज अ फर्टिलाइज़र डालते हैं। यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट होता है 132 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या है? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, है ना। तो एल्यूमिनियम का होता है मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसे 660 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तब ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। ये क्या है? नेफ्थलीन बॉल्स, इसे कपूर की गोलियां भी कहते हैं, कपड़ों में रखते हैं लोग कीड़े मकोड़े भगाने के लिए। तो नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर। कैसे आइस वाटर में चेंज हो जाता है। तो आइस क्या है? एक सॉलिड है, ठीक है। और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आइस इज अ सॉलिड, इट्स मॉलिक्यूल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और तो आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और मॉलिक्यूलर स्पीड इज वेरी लो एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो वेरी लो। तो जब उसमें उसके मॉलिक्यूल्स उसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है सॉलिड के, तो उसकी मॉलिक्यूलर स्पीड क्या होगी? लो होगी। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड भी लो होती है और स्पीड लो होने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी उनके बीच बहुत लो होती है। आइस इज हीटेड, इट्स पार्टिकल्स गेन एनर्जी। और जब हम लोग आइस को हीट करते हैं तब आइस के पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करते हैं। दे ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो एनर्जी जो है उनके बीच, उनके पार्टिकल्स के बीच जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उसको वो कम करना स्टार्ट करते हैं। आइस चेंज इनटू वाटर। उसके बाद आइस जो है अपना स्टेट चेंज कर लेता है और आइस चेंज हो जाता है सॉलिड से लिक्विड में, यानी कि वो सॉलिड रहता है आइस और फिर वो वाटर में चेंज हो जाता है ना। आइस को हमने हीट किया, हीट करने से हीट जो है, हीट एनर्जी जो है आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उसे हीट कम करती है और कम करने के बाद जो उसके पार्टिकल्स हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल्स में, है ना। नेक्स्ट है वेपोराइजेशन। The process of conversion of matter from liquid state into vapor state is called vaporization. A liquid changes into vapor on heating. मैटर के लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड
वेपर में चेंज हो जाती है। लिक्विड को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो वेपर में चेंज हो जाती है ना। लिक्विड स्टेट से वेपर में चेंज हो जाती है कब? जब लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं तो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाती है, उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कॉज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ a liquid into vapor at this boiling point is called the latent heat of vaporization of that liquid। 1 किलोग्राम लिक्विड का वेपर में चेंज हो जाना उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, उसे ही हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उस लिक्विड का। इसका यूनिट क्या है? किलो जूल पर किलोग्राम। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किलो जूल केजी इनवर्स या फिर किलो जूल पर केजी। इफ मास ऑफ अ सॉलिड इज 1 ग्राम देन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड इन। अगर हम लोग सॉलिड के मास को ग्राम में लेते हैं तो ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन दिस वे। यूनिट होगा जूल्स पर ग्राम और जूल ग्राम इनवर्स या फिर जूल पर ग्राम, कैसे भी हम लोग लिख सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पे एक क्वेश्चन है, व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द हीट इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड देन वेयर डज द सप्लाइड हीट एनर्जी गो। जब हम लोग लिक्विड को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद लिक्विड से वो वेपर में चेंज होना तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी भी हम लोग उसे हीट सप्लाई कर ही रहे हैं लिक्विड को, तो वो हीट कहाँ चला जाता है? इसका एक्सप्लेनेशन है, एट द बॉइलिंग पॉइंट द सप्लाइड हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम लोग लिक्विड को हीट करने स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते वो एक उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उस पर जब पहुंच जाता है तब लिक्विड वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अभी भी कंटिन्यूअसली हम उसको हीट कर ही रहे हैं, तो वो हीट कहाँ जाता है? वो हीट जाता है जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको वो ओवरकम करना अब स्टार्ट करता है। मतलब अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना स्टार्ट करता है, और जब वो उसके लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है तब लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर में चेंज करने लगते हैं, है ना। बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स ऑफ वेपर हैव अ मोर एनर्जी दैन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। और इसी प्रोसेस के कारण जो वेपर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है और लिक्विड के पार्टिकल्स में कम एनर्जी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई भी बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर से हमारा हाथ जो है वो थोड़ा कम जलता है, लेकिन स्टीम से हमारा हाथ बहुत ज़्यादा जल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे जब वाटर बॉईल होने लगता है तो उसमें उतनी हीट नहीं होती है, लेकिन जब वो स्टीम में चेंज हो जाता है तो उसके साथ वो हीट भी छुपी हुई होती है। उस हीट के कारण ही हमें स्टीम से ज़्यादा हाथ जलता है और बॉइलिंग वाटर से कम। तो वाटर के पास अभी लो एनर्जी है, ठीक है, और ये जब हीट हो रहा है तो स्टीम प्लस वो एनर्जी वो हीट भी है ना, इसलिए स्टीम से हमारे हाथ जो हैं वो ज़्यादा जलते हैं और वाटर से कम। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड जब बॉयल होना स्टार्ट कर जाती है किसी टेम्परेचर पे तो उस टेम्परेचर को हम लोग उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे लिक्विड में एसीटोन है, इथेनॉल है, बेंजीन है, वाटर है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, इथेनॉल का होता है बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बेंजीन का होता है
80 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड क्या है? टेम्परेचर का यूनिट है। टेम्परेचर का एक और यूनिट है केल्विन। केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग 273 ऐड कर देते हैं, तब वो केल्विन में चेंज हो जाता है। देखिए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ केल्विन इज एक्सप्रेस्ड एज, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे हमें केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 में 273 ऐड कर देंगे, तब ये चेंज हो जाएगा केल्विन में, यानी कि 373 केल्विन इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसी तरह आपको फाइंड आउट करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, इथेनॉल एंड बेंजीन इन केल्विन। एसीटोन, इथेनॉल और बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट आपको केल्विन में निकालना है। कंडेंसेशन, नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम गैसेस स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे वेपर है, वेपर को हम लोग कूल करेंगे तब ये किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सॉलिडिफाइड अंडर अ फिक्स्ड प्रेशर, यूजुअली अ स्टैंडर्ड प्रेशर, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एक टेम्परेचर पे जब हम लोग लिक्विड को सॉलिडिफाई करते हैं एक फिक्स्ड प्रेशर के अंडर, तो उस स्टैंडर्ड प्रेशर को ही हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो लिक्विड है, लिक्विड को हमने कूल किया, ठीक है, प्रेशर के अंडर हमने उसे कूल किया लिक्विड को, तो वो किस में चेंज हो गया? सॉलिड में। लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मॉडरेट होती है, यानी मीडियम होती है, और सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी लो होती है। लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मीडियम होती है। जब उसे हम कूल करते हैं तो कूल करने से क्या होता है, एक प्रेशर पर उसे जब हम कूल करते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो और नज़दीक आ जाते हैं, है ना। जो पार्टिकल्स हैं वो और नज़दीक आ जाते हैं, और नज़दीक आ जाने के कारण उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, जो मॉडरेट लेवल का था, मीडियम लेवल का था, अब उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गया, और फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग हो जाने के कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी लो है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होना या फिर गैस से सॉलिड में चेंज होना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। बिना लिक्विड स्टेट के आए सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होना, या फिर गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज होने को ही हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, है ना। सॉलिड को हमने हीट किया और सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चेंज हो गया, और वेपर को हमने कूल किया तो वेपर से डायरेक्ट वो सॉलिड में चेंज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। जैसे हम लोग के यहाँ वो कपूर होता है ना, कपूर, या फिर नेप्थलीन बॉल्स होती है, तो नेप्थलीन बॉल्स को कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दो रखे तो देखते हो कुछ दिनों के बाद वो डिसअपियर हो जाता है ना। तो वो जो नेप्थलीन बॉल्स है वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है ना। सॉलिड से वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो नेप्थलीन बॉल किसका एग्जाम्पल हुआ? सब्लिमेशन का। नेक्स्ट है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस का लिक्विफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस है, गैस को हमने कूल एंड कंप्रेस किया, कूल एंड कंप्रेस, उसको कंप्रेस दबाया तो वो गैस से किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया, है ना।
तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। इसका एक्सप्लेनेशन है कैसे गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो गैस को जब हम लोग कूल करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाता है। गैस इज कूल्ड, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेज। तो जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। हमें पता है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब टेम्परेचर घटाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी घटती है। टेम्परेचर पे ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। एट द सेम टाइम गैस इज ए कंप्रेस्ड, और उसी समय हमने गैस को कंप्रेस्ड भी कर दिया, फोर्स लगा के उसको और गैस को प्रेस किया गया, है ना, दबाया गया। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीजेज, तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो भी क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। दिस कॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। जब हमने कंप्रेस किया गैस के पार्टिकल्स को तो उसके पार्टिकल्स पास पास आ गए, और पास पास आने से उनके बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो भी इंक्रीज कर गया। पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है रोल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के क्या रोल हैं मैटर के स्टेट में चेंज को लेकर। चेंज ऑफ टेम्परेचर कॉजेज अ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स। टेम्परेचर के चेंज होने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। पहला क्या है, पहला केस है इसका, इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब हीटिंग इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी कि हीट करना स्टार्ट करते हैं मैटर को, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है। उसके जो पार्टिकल जो भी स्लोली मूव कर रहे होते हैं, अब जैसे ही हम लोग हीट देते हैं उसे तो वो और फास्टली मूव करने लगते हैं, तो फास्टली मूव होने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर मतलब कूलिंग डिक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं यानी कि उस कूल करते हैं, तो पार्टिकल्स हैं जो अभी स्पीड से मूव कर रहे थे, उनकी जो पार्टिकल्स के जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। तो पार्टिकल्स का स्पीड स्लो होने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर जाती है। सेकेंड है चेंज इन प्रेशर कॉजेज अ चेंज इन द इंटर पार्टिकल सेपरेशन। दूसरा है प्रेशर के कारण, प्रेशर में चेंज के कारण इंटर पार्टिकल सेपरेशन में भी चेंज आता है। पहला केस है इंक्रीज ऑफ प्रेशर यानी कि कंप्रेशन, डिक्रीज द इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल्स कम क्लोजर, दस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, तब जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होने के कारण पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, और जब क्लोज आ जाते हैं तो उन पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। दूसरा केस है डिक्रीज ऑफ प्रेशर मतलब एक्सपेंशन, इंक्रीजेज द इंटर पार्टिकल स्पेस, दस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। जब हम लोग प्रेशर डिक्रीज करते हैं यानी कि जो प्रेशर लग रहा होता है वो प्रेशर हटा लेते हैं या कम कर देते हैं, मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो भी बढ़ जाता है, और स्पेस बढ़ जाने के कारण उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो अब कम हो जाता है। हमें पता है कि पार्टिकल सब दूर दूर होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, और जब पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे के तब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है। ये देखिए यहाँ हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने से इसके जो पार्टिकल्स है वो क्लोज आते जा रहे हैं, क्लोज आते जा रहे हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही हम लोग प्रेशर को कम कर रहे हैं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बढ़ जा रहा है, और स्पेस बढ़ जाने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम लग रहा है। देखिए इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं रोल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूज़न। जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। और जब सॉलिड डायरेक्टली
गैस में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और इस प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और प्रेशर डिक्रीज करते हैं, ये सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, इसमें चेंज होता जाता है। अब गैस से जब हम लोग लिक्विड में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफिकेशन। और लिक्विड से जब सॉलिड में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। जब गैस लिक्विड में चेंज होता है, उसे हम लोग कंडेंसेशन भी कहते हैं। और ये कब होता है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और प्रेशर इंक्रीज करते हैं। कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन है, जैसे टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन होता है। केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, तो केल्विन में चेंज हो जाता है। और जब हमें सेंटीग्रेड में चेंज करना होता है, तो केल्विन में से -273 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तब डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाता है। जैसे कोई एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन अ केल्विन स्केल। 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमें केल्विन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 273 ऐड कर देंगे 20 में, तब ये आ जाएगा हमारा 279 केल्विन। ये केल्विन में चेंज हो गया। उसी तरह जब हमें कन्वर्ट करना होता है केल्विन से सेल्सियस स्केल में, तब क्या करते हैं, उसमें -273 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 473 - 273 इज इक्वल टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस स्केल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, 1 ATM। ये वो वाला ATM नहीं है, ये ATM का फुल फॉर्म होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर।